या सो एज एक्सप्लेन यू, जो अपना z है, z विल बी डिनोटेड बाय x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, जो अपन ने पहले भी एक्सप्लेन किया था। एंड n ऑफ z हमेशा अपन निकालते हैं, दैट विल गिव अस अ प्रोबेबिलिटी, राइट। सो यहाँ पे भी अपन जब nd2 निकाल रहे हैं तो वी जस्ट नीड टू कंपेयर दिस d2 विद दी z, और d2 भी मेरा आखिर में जाके इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए, x minus mu divided by standard deviation. So what we are going to do, we are just going to go as per the formula and we are going to just compare this x minus mu with the formula of d2, and we are going to see that this x minus mu divided by standard deviation is actually represented in the d2 formula. Okay, now my d2 formula is ln so by e plus r minus standard deviation square by 2t and divided by standard deviation root t. We are going to compare this formula with this formula, ठीक है। So अपन को यहाँ पे दिख रहा है this x is represented by ln so by e, my mu is r minus standard deviation square by 2 and standard deviation. We are going to go with the simplest thing और फिर अपन धीरे धीरे जंप करेंगे द कॉम्प्लेक्स वन। ओके, वी आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ब्लैक-शोल्स फॉर्मूला सो दैट वी कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग। और आखिरी वीडियो के आखिरी में जाकर मैं इन सारी चीजों को कोलेट कर दूंगा एंड आई टेल यू दैट हाउ दिस फॉर्मूला इज हेल्पिंग अस टू गेट द वैल्यू ऑफ द प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले अपन इस स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कर लेते हैं बिकॉज़ दिस इज काइंड ऑफ इजी। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ माय स्टॉक। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे स्टॉक की प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये मेरे स्टॉक के रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो स्टॉक मुझे ओवर द टाइम रिटर्न्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आज लेंस का प्राइस 2000 रुपीज का है और कल वो 2100 रुपीज का हो गया, सो माय स्टॉक प्राइस हैज मूव्ड फ्रॉम 2000 टू 200 रुपीज एंड माय रिटर्न, फॉर एग्जांपल मेरा इस दिन पे रिटर्न 10% था एंड नाउ माय रिटर्न इज 100 by 2000, दैट इज माय 5% का रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है, दिस रिटर्न हैज मूव्ड फ्रॉम 10% टू 5% फॉर एग्जांपल। नाउ दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट this standard deviation is not the standard deviation of my stock price, this is the standard deviation of returns of my stock price। क्योंकि जो मेरा ये डायग्राम बनता है, जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको डायग्राम बताया था, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायग्राम बनेगा, दिस डायग्राम इज नॉट ऑफ द स्टॉक प्राइस, दिस इज ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्टॉक प्राइस। ओके, तो जो रिटर्न्स का स्टॉक प्राइस होगा मेरा, उसका ही डायग्राम बनना है। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द रिटर्न्स ऑफ स्टॉक प्राइस एंड नॉट ऑन द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज pretty clear to you. Now we are going to focus on mu. Mu will be my average return. Mu will be my average return. Now how is this the average return that I'll get from the stock? Because R is what? R is my risk free rate. This is my standard deviation of return and this is 2. Okay, so how will say that this is represented as an average return, as an average return that I'll get from this stock? Okay, so there is an assumption in Black-Scholes model that we are operating in a risk neutral environment. We are operating in a risk neutral environment. That's why the average return means every security which is in risk neutral environment will give an average return of risk free rate. Okay, will give an average return of risk free rate. फिर लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो risk free rate का रिटर्न आ रहा है, तो आना चाहिए यहाँ पे standard deviation square by 2 क्यों आ रहा है? Reason being we are deducting standard deviation square by 2. The reason of that is because we are taking a certainty equivalent return in a riskless environment. Riskless environment है, इसलिए वहाँ पे R आ रहा है। हम उसमें standard deviation square, किसका standard deviation याद रखना, मैंने अभी बताया था standard deviation किसका है? standard deviation है मेरा, जो मेरे रिटर्न्स हैं उन रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टॉक प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो मैं जो मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल चल रहा है 7% का इन इंडिया फॉर एन एग्जांपल, और मैं देखूंगा कि यार ये जो रिटर्न है, मेरा जो स्टॉक प्राइस है उसका जो रिटर्न है, उस रिटर्न में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मेरा आज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% चल रहा है, लेकिन आई एम डीलिंग विद अ सिक्योरिटी दैट मूव्स अ लॉट, दैट मूव्स अ रियली लॉट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर मैं देखूं अभी अपना जो शेयर्स है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, तो वो एक टाइम पे इतना ज्यादा मूव करता था दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द मूवमेंट। तो उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैच करते हैं, इसका रिटर्न्स में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना ज्यादा आ रहा है। तो अगर मेरे को 7% एक एवरेज रिटर्न मिल गया, उस एवरेज रिटर्न में से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर्ड बाय 2 माइनस कर रहा हूं टू गेट दिस 7% एज अ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रिटर्न। क्योंकि इफ यू रिमेंबर अपना इंटर में भी एक चीज होती थी कि अपन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करते थे, देन वी डिस्काउंटेड विद द रिस्क फ्री रेट। क्योंकि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या करता है, मुझे मेरी जो सिक्योरिटीज के रिटर्न्स हैं उनको एक रिस्क फ्री न्यूट्रल एनवायरनमेंट में लाने के लिए हेल्प करता है। सो बाय डिडक्टिंग अ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम माय रिस्क फ्री रेट, आई एम गेटिंग माय रिटर्न्स as a certain return in a riskless environment. Riskless environment is a
is an assumption of Black-Scholes model, and by deducting a standard deviation square by 2 from the risk free return, I'm getting on a certainty equivalent return. Certainty equivalent return मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो कुछ भी कर लो मिलेगा ही मिलेगा मेरे को, ठीक है? This is a certainty equivalent return. Now we are talking about a very important term that is a bit complex also, that is ln SO by E. ln SO by E. Now by the formula we can easily understand, that this should represent by X. This should represent by what? X. Now what was X? X was the point at which I need to find the probability in this kind of diagram, right? ये जो मेरा point है, इस point पे मुझे ये वाला probability निकालना था, as I explained you earlier, okay? तो अब मुझे देखना है कि यार ये point क्या है? ये point क्या है? ln SO by X is what ln SO by X is representing to me, okay? So what that we are going to see now. Just a second, I just need some space. Okay, now we need to understand that what ln SO by X is representing us. Okay, now SO by X, SO is the share price as on the date, not on the date of the exercise, because that is S1. X is exercise price. Okay, now SO by X simply says that, for example, आज PNB का मेरा जो प्राइस था वो आज 45 रुपीस था, no, it was 50 and मेरा एक्सरसाइज प्राइस 45 का था, राइट? तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आई गेट अ नंबर ऑफ अराउंड व्हाट यू से अराउंड 1.24 अराउंड मुझे नंबर मिलेगा, राइट? सो दिस 1.24 नंबर, दिस सिंपली सेज कि यार आज के टाइम पे भी तुम्हारा जो एसओ है, जो तुम्हारा आज का शेयर प्राइस चल रहा है, जो पीएनबी का शेयर प्राइस चल रहा है आज भी 50 रुपीज का चल रहा है, और तुम आज से एक महीने बाद का एक ऑप्शन दे रहे हो जिसका एक्सरसाइज प्राइस 45 रुपीज का। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, दैट यू आर गोइंग टू get this thing exercised. Okay, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या this is 1.24, right? हाँ, but this 1.24 is this a return? Okay, first thing, why am I asking this कि ये रिटर्न है नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है रिटर्न से? मैं बताता हूँ फर्क क्या पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि जो अपन ने अभी ऊपर वाला फॉर्मूला देखा था, दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला देखा था, इस फॉर्मूला में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस स्टैंडर्ड डिवीजन वाला टर्म, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस रिस्क फ्री रेट वाला टर्म. These both the terms are in percentages, these both the terms are in returns, as I already told you that ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन है, this is of return, and ये जो मेरा रिस्क फ्री रेट है, this is also in my returns, this is in percentage. Okay, तो इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, these are in percentage plus these are my returns, but अगर मैं सिर्फ SO डिवाइड बाय E कर दूं, this is a ratio, this is not my return. Okay, that's why I need to do the log normal of 1.24. जब भी मैं log normal करता हूँ 1.24 का, I'll get a continuous return. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 50 डिवाइड बाय 45 मेरे को 1.24 मिल गया, तो 1.24 को नॉर्मल लैंग्वेज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे 24% का रिटर्न मिल रहा है, राइट? नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी 24% का रिटर्न मिल रहा है, करेक्ट? एकदम सही है। कैसे निकालते हैं? 1.24 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100 कर देते हैं, अपना 24% का रिटर्न आ जाता है, राइट? करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि एकदम करेक्ट, एकदम सही चीज है, लेकिन मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो अपना ब्लैक-शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग है, ये ऑप्शन के लिए काम करता है। ऑप्शन मेरा हमेशा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, और अगर वो एक्सचेंज ट्रेडेड है तो उसमें हमेशा कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग लगेगी, इसलिए मैं इसमें 1.24 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 24% वाला फॉर्मूला काम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको log normal 1.24 करना पड़ेगा ना। व्हाट इज log normal 1.24? log normal 1.24 मुझे एक परसेंटेज निकाल के देगा, जो परसेंटेज को अगर मैं कंटिन्यूअसली कंपाउंड करूंगा तो मेरा 1 रुपया 1.24 रुपीस का हो जाएगा। जैसे सेम टू सेम इस केस के अंदर मैंने क्या बोला था, 1 रुपया था, मैंने उसको इन्वेस्ट किया, 24% रिटर्न मिला और वो मेरा 1.24 हो गया, करेक्ट? log normal क्या बोलता है कि आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 24% मिला, आप 1.24 पे पहुंच गए, लेकिन 24% आपको कैसे मिला? एनुअल कंपाउंडिंग मिला, अगर मेरा साल एक है तो, ठीक है? लेकिन log normal क्या कहता है? मैं आपको एक ऐसा परसेंटेज ला के दूंगा जिसमें आप अगर 1 रुपए को इन्वेस्ट करोगे और वो 1 रुपया अगर कंटिन्यूअसली कंपाउंड होता जाएगा, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड, हर मिली सेकंड पे अगर वो कंपाउंड होता जाएगा,
तब जाके किस परसेंटेज पे वो 1.24 पर पहुंचेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा 22% आता है, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 24%, क्योंकि अगर किसी एक परसेंटेज को मैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा रिटर्न देगा, तो ज्यादा रिटर्न देगा तो 1.24 पे मैं कम परसेंटेज पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे मुझे 24% का रिटर्न चाहिए, बिकॉज दिस इज एनुअल कंपाउंडिंग। यहाँ 22% मेरा बार बार 1 रुपए को कंपाउंडिंग कर रहा है, तो इसलिए मैं इस पे कम परसेंटेज पे भी 1 को 1.24 पे लेके चल जाऊंगा, ठीक है। सो दिस विल गिव मी 22%। नाउ व्हाट इज दिस 22%? 22% सिंपली रिप्रेजेंट्स दैट कि आज मुझे आज की डेट पे भी 50 रुपीज का प्राइस चल रहा है और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 45 से और मेरे को 22% का रिटर्न मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे भी मुझे एक 22% का रिटर्न यहाँ पे लाके दे रहा है वो स्टॉक मेरे को 22% का रिटर्न लाके दे रहा है। ये मेरा एक 22% रिटर्न हो गया, मैंने इसको माइनस किया, दिस 22% रिटर्न इज दिस, दैट इज व्हाट आई वांट, कि मेरे को आज देखना है कि यार मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो स्टॉक प्राइस कितना मेरे एक्सरसाइज प्राइस को डिवाइड करने पे कितना रिटर्न आज भी दे रहा है। उस दिन पे तो देगा जो देगा, मैं तो सिर्फ आज का कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो आज मेरे को वो कितना रिटर्न दे रहा है। दिस इज काइंड ऑफ माय बेंचमार्क रिटर्न, दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ बेंचमार्क रिटर्न। और ये म्यू क्या था, मैं एवरेज रिटर्न जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो अपन ने इस फॉर्मूला के हर एक एलिमेंट को इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है, दैट हाउ दिस फॉर्मूला इज गेटिंग अलोंग विद द D2 फॉर्मूला। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बताया कि अपन ने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था, टी को एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, टी को हम यहाँ पे लोड नहीं लेना है क्योंकि टी सिंपली ये बोलता है कि आपको टाइम से एडजस्ट करना है रिटर्न्स को, दैट्स इट, नथिंग, ठीक है। नाउ मेरा जो ये आर था, दिस आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ दिस रिप्रेजेंट्स एन एवरेज रिटर्न एंड दिस इज माय बेंचमार्क रिटर्न, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ दिस बेंचमार्क रिटर्न इज गेटिंग कैलकुलेटेड। नाउ दिस फ्रेम्स माय D2 formula. Now very important thing, see, we are in CFNL's curriculum and what we need to understand is more what we need to understand is not the formula, not the derivation is the most important thing to us. The most important thing is what this D2 is doing in this formula. That is very important to understand. D2 कर क्या रहा है यहाँ पे, D2 what it is trying to understand, what does it trying to say to us. Okay, so very important, very important. D2 tells us that what is the probability. Okay, first thing, I'll break my sentence. Okay, what is the, wait up, okay, D2 tells me that what is the probability, see, ND2, sorry, my mistake, D2 that I've calculated. Now what does ND2 represents us? Okay, ND2 मैंने पहले बोला था, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग कुछ निकाल रहा हूँ तो हमेशा मेरा प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो मेरे को दे रहा होगा, बात तो सही है, प्रोबेबिलिटी दे रहा होगा। ये मुझे क्या चीज की प्रोबेबिलिटी देता है? ये मुझे प्रोबेबिलिटी देता है ऑफ एक्सरसाइज। What is the probability? What is the probability that I will exercise this option? Okay, rational level पे अगर मैं बात करूँ, एकदम rational level में बात करूँ, तो किसी भी option को मैं exercise करूँगा when my stock price as on the date of the exercise is more than my exercise price, right? Correct होना चाहिए बात। इसलिए अगर फॉर एग्जाम्पल सुना, इसलिए अगर ये s डिवाइड बाय x को अगर मैं लिखूं, ढंग से सुनना, s डिवाइड बाय x को लिखूं मैं, तो इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, मानते हो ना? बिकॉज s मेरा जब x से ज्यादा होगा तभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो s डिवाइड बाय x करूंगा तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 क्योंकि s मेरा x से ज्यादा है, राइट। अब मुझे D1 ये निकाल के देगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है जब आप डेट ऑफ द एक्सरसाइज पे जाओगे वो आपका एक्सरसाइज प्राइस से हायर रहेगा, मतलब इट विल गिव यू अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके, सिंपली इट विल गिव दैट। अब कोई आदमी पूछेगा ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? ओके, आई टेल यू हाउ इट इज गोइंग, ठीक है। सी, मैंने ये इसलिए ये रेशियो निकाल के दिखाया था, दिस रेशियो इज मोर देन 1। ओके, दिस रेशियो इज मोर देन 1 मींस अगर मैं इस रेशियो का लॉग नॉर्मल निकालूं, जो अभी मैंने बोला था लॉग नॉर्मल s by x निकालूं, तो ये लॉग नॉर्मल s by x जो होगा, ओके, दिस विल गिव मी अ रिटर्न। एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग नॉर्मल कि अगर लॉग नॉर्मल में तुम कुछ वन से ज्यादा का नंबर लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 1.24 तो मेरा 22% आ रहा है। अगर मैं लॉग नॉर्मल लूंगा 1.01 तो मेरा कुछ 0.9% अराउंड आएगा, और अगर मैं लॉग नॉर्मल लूंगा 0.98 तो मेरा एक नेगेटिव रिटर्न आएगा, सो इट विल बी अराउंड नेगेटिव 1.7 1.6% अराउंड। ओके, ये मेरा नेगेटिव रिटर्न आएगा।
रीजन भी 0.98 का मतलब क्या है, आज मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ, बाद में जाके वो 0.98 हो जाए, वो 0.98 कैसे होगा, 0.98 वो तभी होगा जब मेरा जो रिटर्न होगा, रिटर्न मेरा नेगेटिव हो रहा है। You got my point, right? ये जो log normal है, this is converting my ratios into the percentage, into the returns. Okay, तो मेरा 1.24 था, वो मेरा 22% में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं 1 रुपया लगाऊंगा तो 22% कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से वो मेरा 1.24 पहुंच जाएगा एक टाइम के बाद। ओके, 1.01 पे 0.9% आ गया और 0.98 पे 1.6% आ गया नेगेटिव का। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, ओके, नाउ अब जो मैंने फॉर्मूला में ये ln/SO/E लिया था, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मेरा आज स्ट्राइक प्राइस, अगर आज मेरा स्टॉक प्राइस 42 रुपीज होता और आज मेरा जो एक्स है वो 45 रुपीज होता, तो दिस वुड बी लेस देन, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा 0.96 आता, जस्ट अ रैंडम फिगर, 0.96 अराउंड आता, तो ये 0.96 में वो क्या बोल रहा है, ये 0.96 में वो बोल रहा है कि भैया आज ही आपका जो स्टॉक प्राइस है वो आपके एक्सरसाइज प्राइस से कम है, मतलब देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट द स्टॉक प्राइस विल गेट higher than exercise price as compared to 50 rupees, as compared to 50 rupees I'm saying 42 rupees अगर होगा तो there are very less chances, I'm not saying कि होगा ही नहीं, हो सकता है, टाइम बहुत ज्यादा, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मैं अगर कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं, 50 रुपीज के स्टॉक प्राइस से, तो देयर इज वेरी लेस चांसेस एज कंपेयर टू रुपीज 50 कि ये मेरा 42 रुपीज है, मेरा 45 को क्रॉस करेगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे 0.96 आया, और जब मैं इसका लॉग नॉर्मल कर दूंगा 0.96 का, तो आई विल गेट अ नेगेटिव नंबर, और अगर नेगेटिव नंबर ही आएगा तो नेगेटिव नंबर मेरा इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे जाएगा। सी, ये फॉर्मूला मेरा नेगेटिव नंबर यहाँ पे जाए, और नेगेटिव नंबर यहाँ पे गया तो ये जो मेरा एंटायर फॉर्मूला का वैल्यू है दिस विल फॉल, और ये फॉल होगा तो मेरा D2 फॉल होगा, और D2 फॉल होगा तो मेरे ND2 में मेरी प्रोबेबिलिटी कम आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी प्रोबेबिलिटी कम आएगी, प्रोबेबिलिटी कम आएगी, प्रोबेबिलिटी कम आने का मतलब क्या हुआ कि द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एज ऑन द एक्सरसाइज डेट इज लेस, वो कम है, और वो कम क्यों ही, दैट आई हैव टोल्ड यू द रीजन। ओके, सो दैट्स हाउ दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली फ्रेम्ड, कि ये फॉर्मूला बोलना क्या चाहता है, फॉर्मूला ये बोलना चाहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है उस चीज की। ओके, नाउ this is what ND2 is all about. Okay, this was the entire explanation for ND2. Don't worry, I'm going to explain that how the entire formula is collaborating. We are just trying to discuss each and every bit of a formula in very much detail, so that we can easily understand that what each of the element of the formula is trying to explain. मेरा बस इतना सा लॉजिक है कि आपको इतना अच्छा आपको इतना अच्छा समझ में आ जाना चाहिए कि कोई अगर आपसे एक्सप्लेन करने आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से बैठ के, इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए इस फॉर्मूला कम से कम। Now we are going to understand what is ND1. Okay, now this is very very interesting. ND1 is delta. in SFM अपना जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है उसमें आपने डेल्टा पढ़ा होगा। डेल्टा मेरा क्या बोलता है, डेल्टा मेरा बोलता है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द स्टॉक का प्राइस। ओके, डेल्टा में क्या बोलता है, अगर आपको एक याद हो तो एक थ्योरम होती है अपनी जिसको अपन बोलते हैं पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी। पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी क्या बोलता है, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी ये बोलता है कि भैया अगर आपके पास एक स्टॉक है 100 रुपए का, और अगर मैं बोलूं कि आपका हेज रेशियो है 0.5 रुपीज का, हेज रेशियो इज डेल्टा, सिंपल सा मान के चलो हेज रेशियो इज डेल्टा। ओके, अब 0.5 का मेरा डेल्टा हो गया, 0.5 का डेल्टा होने का मतलब क्या है, 0.5 का डेल्टा होने का मतलब ये है कि अगर मेरा स्टॉक प्राइस 100 रुपए 200 रुपए फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए से चेंज होता है, तो मेरा जो ऑप्शन का वैल्यू है वो मेरा 0.5 इंटू 200 100 रुपए से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरा स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 रुपीज और मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन है 50 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 200 रुपया मेरा डेल्टा है 0.5 जिसको मैं हेज रेशियो भी बोलता हूँ पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी में। ओके, ये 200 जो है मेरा, ये 200 अगर कल को जाके 300 हो जाता है तो मेरा 100 रुपए का चेंज हुआ, तो दिस विल नॉट जंप टू 150, दैट इज प्लस 100 नहीं होगा यहाँ पे। रीजन बीइंग क्या होता है, रीजन बीइंग ये होता है कि जो स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है ऑप्शन के प्राइस से, क्योंकि कॉल ऑप्शन की बात करूं मैं, अगर कॉल ऑप्शन की प्राइस की बात कर रहा हूँ कि यार अगर मेरा स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो देयर आर हाई चांसेस के मेरे को 100 और बेनिफिट होने वाला है, और अगर मेरे को 100 और बेनिफिट होने वाला है तो उसके लिए मेरा जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है दैट कॉल ऑप्शन का प्राइस विल इंक्रीज, डेफिनेटली इट्स गोना बी इंक्रीजिंग, बट वो कितने लेवल से इंक्रीज होगा, क्या सेम लेवल से इंक्रीज होगा, नो, इट विल नॉट इंक्रीज इन द सेम लेवल, इट विल इंक्रीज बाय हेज रेशियो, इट विल इंक्रीज बाय डेल्टा। ओके, तो मेरा ये प्लस 100 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा
कि मेरा ये होगा 100 इंटू 0.5 दैट इज 50, तो ये 50 से जाके हो जाएगा मेरा 100, तो मेरा 300 रुपए का जब स्टॉक प्राइस होगा तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम जो रहेगा वो 100 रुपए का रहेगा। दिस इज व्हाट डेल्टा टेल्स अस। ओके, ये अपना डेल्टा है। नाउ ND1 मेरा डेल्टा है, लेकिन मैंने अभी भी आपको एक चीज समझाई, व्हाट दैट कि अगर आप कभी भी n ऑफ z करेंगे तो दिस विल ऑलवेज गिव यू प्रोबेबिलिटी। ओके, सिंपल सी बात है ना, मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे बोला n ऑफ d1 इज डेल्टा, सिंपल सेट इज अ रेशियो, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ n ऑफ z इज अ प्रोबेबिलिटी। यस, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो मेरा ND1 है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर मेरे स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा, अगर मेरा स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन है वो भी 1 रुपए से बढ़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल टेक एन एग्जांपल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आप एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गया ना इसका, यू विल गेट अ रियली गुड ग्रास्प ओवर द ND1। ओके, ढंग से सुनना एक बार। क्या बोलता है ये बोलता है कि भैया हाउ दिस ND1 इज अ प्रोबेबिलिटी। ND1 में वो क्या बोलता है, ND1 में वो बोलता है कि सर अगर आज मेरा एक स्टॉक है वो अगर 1 रुपए से बढ़ता है तो मेरा ऑप्शन भी 1 रुपए से बढ़ेगा, ऑप्शन का प्रीमियम। ओके, दिस इज माय स्टॉक प्राइस एंड दिस इज माय फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। ओके, ND1 बोलता है कि अगर मेरा स्टॉक प्राइस 1 रुपए से बढ़ा तो मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन भी 1 रुपए से बढ़ेगा। ये भाई कुछ महान लोग बोल गए कि 1 रुपए से बढ़ेगा तो ये भी 1 रुपए से बढ़ेगा, ठीक है। ND1 अपन को ये बताता है कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आज मेरा जो PNB है वो 200 से, यहाँ पे आता हूँ मैं, मेरा जो PNB है वो अगर आज 200 से 300 हो गया, 100 रुपए बढ़ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा 50 रुपीज का ऑप्शन प्राइस था वो भी 150 हो जाएगा। तो भैया ND1 आया, ND1 ने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 फॉर एग्जांपल, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। नाउ व्हाट इज दिस 0.5 रिप्रेजेंटिंग? 0.5 इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका अगर स्टॉक प्राइस 1 रुपए से बढ़ा तो मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन भी 1 रुपए से बढ़ेगा, बट ये 1 रुपए से बढ़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 1000 अजम्पशन लूं, 1000 अजम्पशन मतलब मैं 1000 दिन का डेटा लूं, 1000 दिन के डेटा में मेरा PNB का स्टॉक प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हुआ होगा, और मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन जो है वो भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हुआ होगा, करेक्ट है। तो क्या चांसेस थे, मतलब उन सबका मैंने कोलेट किया, उनको कोलेट किया और मैंने कोलेट करके निकाला कि यार जब भी मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने उनका रेशियो निकाला कि जब मेरा स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कितने से बढ़ता है, बोले 0.5 से बढ़ता है। ऑन एन एवरेज ही निकला 0.5 से बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे स्टॉक का प्राइस अगर 1 रुपए से बढ़ेगा तो देयर इज 0.5 प्रोबेबिलिटी कि मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन का जो प्राइस है वो भी 1 रुपए से बढ़ेगा, जो मेरा प्रीमियम है वो भी 1 रुपए से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन है ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितने से बढ़ेगा, 0.5 से बढ़ेगा। So this is how my ND1 is delta, and it is also linked with the probability because anything in normal distribution, anything which is NZ is always a probability. But how this is a probability and how it comes on the delta, that I will explain you right now. Okay, this one now we are going to understand the how the formula is now actually telling us what, because अपन ने अब सब चीजें समझ ली। अपना जो फॉर्मूला था, I'll go about थोड़ा सा सेकंड, हाँ, जो अपना फॉर्मूला था, अब इस फॉर्मूला में अपने सारी चीजें पढ़ ली। S0 आई हैव टोल्ड यू डिटेल में, चलो ठीक है, S0 तो क्या है, आज का स्टॉक प्राइस है, नथिंग एल्स। E मेरा एक्सरसाइज प्राइस है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। ERT हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल कि क्यों अपन यहाँ पे 1 + r raised to the power t नहीं लेते हैं, क्यों अपन उसको E raised to the power rt लेते हैं, क्योंकि अपन को कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे देखना है, राइट। हाँ, और क्यों, और ND1 क्या होता है, ND1 क्या बता रहा है मेरे को, ND1 क्या बता रहा है, और ND2 मुझे क्या बता रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैंने ND1 का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज़ ND1 का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। दिस इज वेरी सिंपल, D1 इज ln S2/E प्लस R माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बाय 2 इनटू t, और जो मेरा D2 होता है दैट इज D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन रूट t, इसको डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट t, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट the main thing you need to focus being a safe analyst student,
जो मैंने भी सबसे ज्यादा फोकस किया था वो ये था कि फॉर्मूला का डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू यू, बट आपको उसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट समझ आना चाहिए। हर एक फिगर क्या लाने की कोशिश कर रहा है, हर एक फिगर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सी टू गेट इनटू द मैथमेटिकल एस्पेक्ट इज नॉट शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव, टू गेट इनटू द क्रक्स ऑफ द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है, फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है, वो मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन करी है दैट कि मेरा ln SO by e क्या करना चल रहा है, r माइनस tan डिवीजन स्क्वायर बाय 2 क्या एक्सप्लेन करने जा रहा है, t मेरे को सिर्फ टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट करने की कर रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या कर रहा है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, कैसे अपन n ऑफ z को n ऑफ d1 से अपन कंपेयर कर सकते हैं, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। राइट नाउ अब अपने भाई एक टर्म को तो आराम से पढ़ लिया, ये इसको इसको सबको अपने टर्म को पढ़ लिया। नाउ नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि ये मेरा वैल्यू ऑफ अपन ऑप्शन कैलकुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैंने एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ये NT1 ही होता है, NT2 होता है, बट कैसे ये मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, कैसे ये मेरा प्रीमियम अमाउंट निकाल रहा है, वो भी तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अपन अभी समझने वाले। ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से सुन रहे हैं मतलब मजा आएगा। ठीक है सुना, सबसे पहले मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं e डिवाइड बाय e रेज़ टू द पावर RT इनटू NT2 वाले टर्म पे। व्हाट इज दिस टर्म रिप्रेजेंटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से सुनना। ठीक है तो ये टर्म मुझे क्या कहना चाह रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से सुनना। ये टर्म मुझे ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल PNB के केस में मेरा एक्सरसाइज प्राइस कितना था, 45 राइट, 45 का मेरा एक्सरसाइज प्राइस 45 को, चलो मैं भी डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो आपको समझ में आ गया डिस्काउंटिंग फैक्टर को मैं भी काउंट नहीं कर रहा। ठीक है डिस्काउंटिंग फैक्टर अपना है, इसको मैंने NT2 से मल्टीप्लाई किया। NT2 मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट I will exercise the option. Now tell me one thing, ये जो मेरा पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन आउटफ्लो टू मी। ओके देखो, गो टू द स्टार्ट, गो टू द बेसिक्स। बेसिक्स में मैंने क्या बताया था, बेसिक्स में मैंने बताया था भाई आपको एक S0 मिलेगा, राइट? याद है आपको 50 45 वाले, हाँ ये आपने क्लास में पढ़ा है। देखो मैंने क्या बोला था कि आपका स्टॉक का प्राइस आज 50 चल रहा है, मैंने आपको एक्सेस प्राइस दिया 45 का, तो आप मैक्सिमम प्रीमियम मुझे 5 रुपीज क्यों दे सकते हो? क्योंकि आपको एक 50 का इनफ्लो मिल रहा है, एक 45 का आउटफ्लो है, तो मैक्सिमम आप 5 रुपीज का और आउटफ्लो इनकर कर सकते हो टू बी एट पार पोजीशन, राइट? वरना आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है तो आप 5 रुपीज का एक मैक्सिमम लॉस इनकर कर सकते हो, इससे ज्यादा लॉस इनकर नहीं कर सकते, वरना आप नेगेटिव आउटफ्लो में चले जाओगे, राइट? तो दिस 50 इज रिप्रेजेंटिंग इनफ्लो टू मी, करेक्ट है? दिस 45 is representing outflow to me, करेक्ट है? और 50 minus 45 was my value of an option, that was 5 rupees, ये मेरा value of an option, करेक्ट? करेक्ट। सो ये 45 जो है, दिस 45 is this figure only, right? क्योंकि मैं इन दोनों फिगर को माइनस करूँ, जस्ट अ सेकंड ना, ये देखो इन दोनों फिगर को माइनस करूँ, एक तो S0 into NT1 और E is to the E into NT2। ठीक है तो दिस इज माय आउटफ्लो एंड दिस इज द इनफ्लो, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर लूंगा तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन आ जाएगा, राइट है? नाउ ओके तो मेरा ये जो पूरा फिगर है E डिवाइड बाय E रेज़ टू द पावर RT इनटू NT2, दिस इज माय आउटफ्लो। नाउ प्लीज लिसन टू, ये जो मेरा 45 है, दिस 45 इज द एक्सरसाइज प्राइस दैट आई नीड टू गिव, राइट? बट क्या मेरा स्टॉक प्राइस, मैंने स्टॉक प्राइस के लिए, सुनो मेरा स्टॉक प्राइस आज 50 रुपीज चल रहा है, मैंने स्टॉक प्राइस के लिए क्या किया, मैंने स्टॉक प्राइस के लिए बहुत सारे वेरिएशंस बनाए, मैंने बहुत सारे स्टॉक प्राइस के लिए मैंने क्या कहा, मैंने स्टॉक प्राइस के n नंबर ऑफ ब्रांचेस बनाए। फॉर एग्जांपल ये 45 से 50 जा सकता है, सॉरी 50 से आगे 55 जा सकता है, 56 जा सकता है। बाइनोमियल में ना, बाइनोमियल ट्री बनाते हैं अपन पूरा बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज के साथ। ठीक है वैसे मैंने एक ट्री बनाया उसको कि यार जो ये 50 है, ये 50 मैंने 55 52 53 54 58 56 45 49 46 45 33 34 35 ऐसे करके मैंने बहुत सारे इसके ब्रांचेस बनाए। और ब्रांचेस बना के आपको पता है बाइनोमियल अपन क्या करते थे, बाइनोमियल अपन ऐसे ब्रांचेस बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको कि ये मेरा 45 है, तो 45 ये मेरा 50 जा सकता है, ये मेरा सॉरी ये मेरा 50 है, दिस इज माय एक्सरसाइज 45 इज माय एक्सरसाइज, तो ये मेरा 55 जा सकता है, मेरा 52 जा सकता है, ये मेरा 51 जा सकता है, ये मेरा 49 जा सकता है, ये मेरा 48 जा सकता है, ये मेरा 46 जा सकता है, राइट? फिर अपन इसमें निकालते थे कि यार अगर मेरा 45 का स्ट्राइक प्राइस है तो यहाँ पे 10 रुपए का मेरा इनफ्लो होगा, यहाँ पे मेरा 7 रुपए का इनफ्लो होगा, यहाँ पे मेरा 6 रुपए का इनफ्लो होगा, और यहाँ पे मेरा कुछ इनफ्लो होगा, यहाँ पे 46 का इनफ्लो होगा। अगर मैं 39 लूँ तो मेरे यहाँ पे 0 इनफ्लो होगा, क्योंकि मेरे को ऑप्शन है, तो मेरा कोई इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं होगा, राइट?
46 में मेरे पास 45 का तो 1 रुपए का इनफ्लो होगा, ठीक है। ऐसे करके मैं बाइनोमियल को रहा, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। मैंने ND2 क्या निकाला है, ND2 इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब मैं कब मेरा ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, मैंने अभी भी पढ़ा है, मैं कब अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, जब मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो मेरा एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा। जब मेरा स्टॉक प्राइस जो है वो मेरा एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा, तभी मैं एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, करेक्ट है। तो ND2 मुझे बताता है कि आपके क्या चांसेस हैं कि आपका जो ये स्टॉक प्राइस है ये आपका 45 से ज्यादा होगा, ये आपके एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा। मैंने कहा बात सही है। अब मान लो मेरा जो ND2 है वो ND2 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 70%, फॉर एग्जाम्पल 0.7 आ गया, कुछ भी वैल्यू आएगा 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ जाएगा। सो दिस 0.7 आ गया फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो 0.7 मुझे क्या बता रहा है, 0.7 मुझे ये बता रहा है कि आपके अगर आप ऐसे 100 ब्रांचेस बनाओगे तो 100 ब्रांचेस में से सिर्फ 70% ऐसी ब्रांचेस होंगी जो 70% ब्रांचेस आपको ये बोलेंगे कि इन 70% ब्रांचेस पे आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, करेक्ट है, करेक्ट है भाई। नाउ अगर मुझे ढंग सुनना, अगर मुझे सिर्फ 70% चांसेस के अंदर ही ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो डोंट यू थिंक मेरा जो आउटफ्लो है वो 45 रुपीज का नहीं होगा। वापस बोलता हूँ, मैंने बोला आपका आउटफ्लो 45 रुपीज का होगा, पर 45 रुपीज का आउटफ्लो कब होगा, जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। अगर मैंने 100 ब्रांचेस निकाली है तो 100 ब्रांचेस में से 70 ब्रांचेस के अंदर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मतलब अगर 100 सिनारियोज में बनाता हूँ तो ओनली 70 सिनारियो विल टेल मी दैट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो मतलब 30 केसेस के अंदर तो मेरा आउटफ्लो 0 होगा, आउटफ्लो हो गई, कुछ भी आउटफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो भी नहीं होगा, मैं बात मानता हूँ, इनफ्लो भी नहीं होगा, आउटफ्लो भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आउटफ्लो की कंसिडरेशन ले रहा हूँ। तो आउटफ्लो की जैसे फॉर एग्जांपल ये 39 वाला था, तो 39 वाले के अंदर मेरा इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो आउटफ्लो के केस में देखूं तो मेरा 39 वाले में आउटफ्लो नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर 70% आ रहा है तो इसका मतलब 30% केसेस के अंदर मेरा आउटफ्लो हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज बेसिस पे मेरा आउटफ्लो निकालने जाऊं तो मेरा आउटफ्लो कितना होना चाहिए, 45 into 70%, 35, 28 and 31.5, ठीक है। सो एक्चुअली अगर मैं देखूं कि मैंने जब 45 माइनस किया था, मतलब अगर मैं मेरे क्वेश्चन के अंदर, मतलब मैं मेरे फॉर्मूला के अंदर अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज पे रखता हूँ, दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। रीजन बीइंग आज मुझे नहीं पता कि ये जो 50 रुपीज है ये आगे जाके क्या बनेगा, ये आगे जाके कुछ भी बन सकता है। लेकिन मैंने ND2 से एक चीज ये निकाल ली कि आपका 70% चांसेस है कि ये जो 50 है ये 50 आपका 45 से ऊपर है, और 50 अगर 45 से ऊपर रहेगा तो आपका आउटफ्लो होगा। सी आई एम नॉट सेइंग नेट आउटफ्लो होगा, आई एम सेइंग आउटफ्लो होगा। इनफ्लो की बात अपन अभी करेंगे, जो अपना स्टॉक प्राइस जो पहला अपना एलिमेंट है स्टॉक प्राइस इनटू ND1, वहां पे अपन इनफ्लो की बात करेंगे अभी। मैं सिर्फ आउटफ्लो की बात करूंगा। तो आउटफ्लो के केस में मैंने क्या बोला, आउटफ्लो के केस में मैंने बोला कि 45 का जो आउटफ्लो है मेरा वो 45 का आउटफ्लो होगा, उसके क्या चांसेस है, 70% चांसेस। तो मैं आज के टाइम में देखूं तो ऑन एन एवरेज मेरा आउटफ्लो कितना होगा, ऑन एन एवरेज मेरा 31.5 का आउटफ्लो होगा, राइट। ये अपन ने सेकंड टर्म को अंडरस्टैंड कर लिया कि इतना मेरा आउटफ्लो होगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस S0 into ND1 इज माय इनफ्लो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ओके। नाउ मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मेरा S0 आज क्या है, S0 आज चल रहा है मेरा 50 रुपीज का, राइट। हाँ, और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ND1 से। ND1 मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया है, ND1 मेरा क्या होता है, ND1 मेरा डेल्टा होता है। डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन डिवाइड बाय स्टॉक, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइड बाय चेंज इन स्टॉक ऑफ ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर, इसका मतलब क्या है, अगर आपका स्टॉक का प्राइस एक लेवल पे चेंज होता है, स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपए से चेंज होता है और अगर ये डेल्टा मेरा 0.5 है, तो आपका वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन 5 रुपए से चेंज होगा, करेक्ट है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, मैंने यहाँ पे जो आउटफ्लो लिया है, दिस आउटफ्लो वाज ऑफ ऑप्शन। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी मेरा एक्सरसाइज प्राइस 45 रुपीज का है, मतलब मैं 45 रुपीज में शेयर खरीद लूंगा। अब अगर मुझे शेयर खरीदना ही है तो मैं 45 रुपीज से कम रुपया दे ही नहीं सकता हूँ, मुझे 45 रुपीज देने ही पड़ेंगे। बट अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन के अंदर मेरा जो आउटफ्लो होगा वो 31.5 होगा, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। लेकिन स्टॉक के केस में मेरा हमेशा 45 ही रहेगा। ऑप्शन मुझे ये पावर देता है कि जब आप सिचुएशन आपके डिसएडवांटेज में है तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे लॉस लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा जो आउटफ्लो है वो रिड्यूस होकर 45 से 31.5 पे चला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज जो मैं इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया आपका 50 का इनफ्लो होगा। कितने का इनफ्लो होगा, 50 का इनफ्लो होगा। बट दिस 50 का इनफ्लो इज माय स्टॉक का इनफ्लो, दिस इज नॉट माय ऑप्शन का इनफ्लो।
मेरे पास जो ऑप्शन है ये मेरा ऑप्शन का इनफ्लो नहीं है, ये मेरे स्टॉक का इनफ्लो है। ये क्या बोलता है कि भैया आपके 100% है कि आप स्टॉक लोगे, आपको स्टॉक 50 का मिल जाएगा, करेक्ट है। मैंने बोला आज मार्केट प्राइस मेरा 50 का चल रहा है, तो मैंने बोला ठीक है मैं 50 में इसको निकाल दूंगा, करेक्ट है। लेकिन आपके पास स्टॉक है ही नहीं, यहाँ पे मैं स्टॉक की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन के लिए मुझे इस इनफ्लो को एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब वो एडजस्ट कैसे होगा? वो एडजस्ट होगा मेरा 0.5 से। कैसे? वो 0.5 से एडजस्ट ऐसे होगा कि आज के टाइम में अगर मैं बोलूं कि ये 50 मेरा बढ़ के 100 चला जाएगा, तो मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कितने में जाएगा? तो मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ना 75 पे रहेगा। लेट इट बी कि मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो सकता है, एक सेकंड, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आज मेरा स्टॉक प्राइस 50 रुपीज पे है और मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन 30 रुपीज है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टॉक प्राइस, दिस इज माय वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। अब ये अगर एंड माय हेज रेशियो और डेल्टा और माय ND1 व्हाट आई कैन से इज, जो मैंने अभी भी प्रूव किया है, दैट इज 0.5। जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी आई एम टेकिंग 0.5 को इजी रहेगा। देन अगर ये स्टॉक प्राइस मेरा 50 से बढ़ के, ये स्टॉक प्राइस मेरा 50 से बढ़ के अगर 100 चला गया, तो ये वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, दिस इज 50 into 0.5 कितने पे जाएगा मेरा? 25 इंक्रीज होगा एंड दिस विल लीड्स टू 55। मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन 55 पे जाएगा, राइट। तो अगर मैं आज के टाइम पे देखूं तो मेरा जो स्टॉक प्राइस है अगर वो 50 से चेंज होता है, करेक्ट, अगर स्टॉक प्राइस मेरा 50 से चेंज होता है तो मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन सिर्फ 25 से चेंज होता है। तो डोंट यू थिंक कि मैंने जो यहाँ 50 का इनफ्लो लिया हुआ है, 50 का इनफ्लो लिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स अ स्टॉक, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ ऑप्शन का इनफ्लो। ऑप्शन का इनफ्लो मुझे कब पता चलेगा? जब मैं इस 50 को मेरे ऑप्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मेरे हेज रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मेरे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड अपन ने अभी अभी प्रूव किया है कि जो मेरा डेल्टा है दैट इज इक्वल टू माय ND1, दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया आपका जो ऑप्शन, आपका जो स्टॉक है, वो स्टॉक आपके पास रहेगा। मतलब जो स्टॉक आपका बढ़ रहा है, जो आपका स्टॉक का वैल्यू है, दैट स्टॉक का कितना परसेंटेज वैल्यू जो है वो मेरे ऑप्शन को बिलोंग करता है। तो मेरा जो 50 रुपीज है, उस 50 रुपीज में से सिर्फ 25 रुपीज जो है ना, वो मेरा ऑप्शन के इनफ्लो को बिलोंग करता है। 50 रुपीज देखो, अगर मैं स्टॉक ले रहा हूँ तो स्टॉक में तो पूरा का पूरा इनफ्लो मेरा है, लेकिन ऑप्शन के केस में मैंने जैसे आपको बताया कि अपने पास एक पूरा सिनारियो लेवल बनता है। 100 सिनारियोज है, उसमें से 30% था कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, 70% था आप एक्सरसाइज करोगे, तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन। तो इसने वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो 50 रुपीज का इनफ्लो है, दैट 50 रुपीज का इनफ्लो बिलोंग्स टू द एंटायर स्टॉक। बट अगर आप किसी ऑप्शन की बात करोगे दिस 50 पे, तो दिस ऑप्शन का जो इनफ्लो है वो कभी 50 नहीं रहेगा, वो 25 रहेगा। नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन इनफ्लो? रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो मेरा आउटफ्लो है, रीजन बीइंग ये जो मेरा आउटफ्लो है, दिस आउटफ्लो इज ऑफ द ऑप्शन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू। तो मुझे जो इनफ्लो लेना पड़ेगा, वो इनफ्लो भी मेरा ऑप्शन का लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इनफ्लो लेता हूँ और इनफ्लो मेरा कितना आता है? 25 रुपीज आता है। हाउ? 50 into 0.5, और उसको मैं माइनस कर देता हूँ मेरे एक्सरसाइज प्राइस इंटू ND2 से, जो कि आ रहा है मेरा ओके वेट, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं। लेट इट बी कि ये जो है मेरा, इसको एक बार 100 ले लेते हैं ताकि मेरा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन है। तो मेरा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कितना आ जाएगा? यहाँ पे 50 आ जाएगा, राइट। 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो ये मेरा 50 हो जाएगा और यहाँ पे 31.5 है। सो दिस वैल्यू दैट आई गेट विल बी 18.5। अब जाके मेरा ये जो 18.5 है, दिस इज माय वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जो मुझे बता रहा है कि आपके जो इनफ्लोज हैं, जो ऑप्शन के रिलेटेड इनफ्लोज हैं, उसको मैंने आउटफ्लो से माइनस किया है, राइट। जो S0 है, जो ND1 है, वो मेरा इनफ्लो का है, ऑप्शंस का इनफ्लो, ऑप्शंस का इनफ्लो। और जो मेरा e रेज़ टू द पावर -RT into ND2 है, वो मेरा ऑप्शंस का आउटफ्लो है। तो उन दोनों को अगर जब मैंने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद में मेरे को एक ऑप्शन का वैल्यू मिलेगा कि भैया आज मैं इस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इतना पैसा देने के लिए मैं आपको रेडी हूँ, इतना पैसा मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। जो कहानी अपनी स्टार्ट हुई थी, एक सेकेंड, जो कहानी अपनी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर कि मैं आपको इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैंने उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रैशनल डेवलप करते हुए अपन इस फॉर्मूला पे पहुंचे। बट इनिशियली जो थॉट प्रोसेस था, वो थॉट प्रोसेस अभी भी मेंटेन है कि जो 50 रुपीज का मेरे को इनफ्लो आने वाला है, 45 का आउटफ्लो आने वाला है, तो मैक्सिमम आपको 5 रुपीज इस ऑप्शन के लिए, अदर देन दैट आई कैन नॉट गिव यू। So this is the whole Black-Scholes formula. This is a proper derivation of it. This is the proper concept about it कि इसके बैक में चीजें कैसे चल रही हैं और कैसे अपन इसमें प्रीमियम फॉलो कर पा रहे हैं, राइट। So this is it guys.
अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, एस्क्वायर कॉमन सोल्यूशन, वहाँ पे इजीली मिल जाएगा आपको ये। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे भी इस पे पूछ सकते हैं, जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और आई एश्योर यू कि इस टाइम पे जब मैं भी मेरे सेफ फाइनल का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे काफी प्रॉब्लम आती थी कि डाउट सॉल्व नहीं होता। मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि अभी मैं देखूं तो जितने भी अपने टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों को केटर करते हैं कि उनके पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, उनके पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि वो रिजॉल्व नहीं कर पाते। हम आपको अश्योर करते हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेरी आएगा तो अगर हमसे सॉल्व नहीं होगा तो विल ट्राई टू गेट इन कांटेक्ट विद दीस प्रोफेसर, क्योंकि अभी वी आर नॉट दैट मच बिजी दैट यू आर। तो हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, किसी भी सब्जेक्ट का होगा हम ट्राई करेंगे कि उसको पूरा सॉल्व कर सके, 1-2 दिन में आपको रिप्लाई कर सके। सो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट अ लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अगर नहीं किया तो एक बार वापस देखें। ओके गाइस, साइन ऑफ, बाय।